बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर सुभाष चंद्र गुप्ता जी। वास्तव में आपने तीनों प्रकार की इमरजेंसी के बारे में केस लॉ के माध्यम से बड़ा विस्तृत जानकारी सभी को प्रदान की। मैं पुनः आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि मेरठ चूंकि क्रांति धरा है, 1857 की क्रांति का भी श्रेय यहीं से है। हमारे आज के जो अतिथि हैं उनमें भी दो जो हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दर्शन लाल अरोड़ा जी एवं हमारे जो मेरठ के सांसद हैं श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, और आप लोग भी उस आपातकाल के दौर में जेल में रहे थे, लोकतंत्र सेनानी है। और चूंकि मेरठ में श्री अरुण वशिष्ठ जी, श्री अमित अग्रवाल जी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जतिन स्वरूप शर्मा जी, और लोकतंत्र सेनानी समिति जो बनी हुई है उसके अध्यक्ष श्री प्रदीप बंसल जी, आप सबका भी पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे विभाग की पूर्व छात्रा प्राची जो इस समय दुबई में कतर में है, और हमारे विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा प्रीति चौधरी जो इस समय कोरिया में है, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आगरा कॉलेज आगरा से प्रोफेसर रीता निगम जी, तमाम देश के अन्य विश्वविद्यालयों से सभी साथी शिक्षकगण और हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र वर्तमान में जो पत्रकार हैं डॉक्टर रविंद्र राणा, आप सभी का भी स्वागत है। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ख्यालीराम जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक श्रेणी है, जो लोग अपना जीवन का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के मां भारती की सेवा में समर्पित करते हैं। पूर्व में आप ब्रज प्रांत में जो आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र है, यह संघ की दृष्टि से ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आप प्रांत प्रचारक रहे हैं, और वर्तमान में जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है जिसमें बिहार और झारखंड दो राज्य आते हैं, आप उसके विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। मैं बड़े विनम्रता के साथ आदरणीय ख्यालीराम जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अपना उद्बोधन इस विषय पर हम सबको प्रदान करें। संघ की उसमें क्या भूमिका रही आपातकाल में, इस संबंध में आप कृपया मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। अपने इस कार्यक्रम के वर्तमान में जो चरण सिंह चौधरी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। किसी काम के कारण से चले गए हैं, किसी दृष्टि से व्यस्तता उनकी होने के कारण से, और अपने मेरठ के माननीय सांसद श्रीमान राजेंद्र जी अग्रवाल और श्रीमान दर्शन लाल जी अरोड़ा, और अभी अभी हमको जिनका मार्गदर्शन मिला है एस.सी. गुप्ता जी, और अपने समन्वयक के नाते से विवेक जी और योगेंद्र जी, अन्य कार्यकर्ता वेबिनार के अंदर करने वाले अन्य पूर्व छात्र या वर्तमान छात्र, ऐसे अन्य मीडिया के कार्यकर्ता बंधु, इस समय अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी विषय हमारी जानकारी में आया था, तो वास्तव में कभी कभी लगता है कि आपातकाल के बारे में माने इंदिरा गांधी जी के विषय को ध्यान में लेते हैं तो एक विषय आया कि कभी कभी कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो पूत के पैर जब पालने में दिखाई दे जाते हैं तो वो आखिरकार कैसे दिखाई दे जाते हैं। तो इस दृष्टि से पूत के पैर पालने में नहीं दिखने चाहिए, लेकिन पूत के पैर पालने में दिखाई दे गए जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी और अपने इस देश की प्रधानमंत्री बन गई, और बनने के बाद 1969 के अंदर ही उनको ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ राष्ट्रभक्त लोग हैं पुराने, उनके साथ मेरी पटरी नहीं खाएगी, और वो वजनदार लोग हैं। इसलिए इंदिरा गांधी ने स्वयं स्वतंत्र
अपने ही संगठन में विभाजन किया और इंदिरा कांग्रेस बनाई और इंदिरा संगठन माने एक कांग्रेस का जो संगठन के नाते से कांग्रेस ऐसा बन गई। तो उसी से ध्यान में आ जाता है कि हमारे इंदिरा गांधी जी की मानसिकता कैसी थी, उनके मन के विचार कैसे थे, किस प्रकार की उनकी सोच और समझ थी। और इसके कारण से ही जो भी अपने को जानकारी में आया कि बाबू राजेंद्र माने अपने जो रायबरेली से चुनाव में खड़े हो गए राजनारायण जी, और उसे से चिढ़ गई कि ये खड़े क्यों हो गए। तो उनको लगता था मैं प्रधानमंत्री, मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत किसकी हो सकती है, ऐसा उनके मन मस्तिष्क में था। लेकिन उसके बाद भी उनको चुनौती दे दी गई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट से भी उनको लगा कि हाई कोर्ट से असफल हो गई एक तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब ये जो उनके मन के अंदर एक चिढ़, तो मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं, ये जो उनके मन के अंदर बैठ गई बात कि मुझ जैसा कोई नहीं, मैं देश की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की बेटी प्रधानमंत्री बनी है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये मन के जो अंदर जो अहंकार विकसित हो गया, उस अहंकार ने उनको और आगे बढ़ा दिया। और उनके कुछ ऐसे कहना चाहिए चमचे कहें, चापलूस कहें, उनको लगता था अरे आपके अलावा बराबर तो कोई है नहीं, विश्व के अंदर आप इस प्रकार के नेता हैं कि महिलाओं के बीच में इतना बड़ा पद पाने वाले और कोई नहीं है। इसके कारण उनके मन के अंदर जो अहंकार आ गया, उस अहंकार के कारण इस तो ये चीजें अपने को ध्यान में लेने की है कि वास्तव में इंदिरा गांधी जी के मन के अंदर जो विषय आ गया और वो इस सीमा तक चला गया। तो कई बार कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों के बाद इंदिरा गांधी जी का कि उन्होंने 75 में माने 25 जून 75 को आपातकाल घोषित किया और 26 तारीख से जगह जगह लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। अब पकड़ना शुरू किया, ठीक है, आप पकड़िए, जरूर पकड़िए, दोषी हैं उनको जरूर पकड़िए, लेकिन दोषी कौन, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जो हमेशा समाज के काम के संगठन के काम के लिए लगे रहे, ऐसे अनेकानेक लोग। ऐसा बिल्कुल हाहाकार मचा दिया कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने बोलने की, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जिसके कारण से चारों तरफ त्राय त्राय मच गई। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ भी कोई बोल दे तो बस उसको जेल ही जाना पड़ेगा। तो कैसे अनेकों कार्यकर्ताओं ने उनका मुकाबला किया और खड़े हुए। अभी मैं पटना के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश जी का माने यहाँ जिस प्रकार से उनका एक सभा हो रही थी, हजारों लोग एकत्रित थे और वो एक साथ उनके ऊपर माने प्रहार करने की योजना बनाई, यानी मर्डर करने की तक की योजना बना दी। लेकिन उनके सहयोगी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अन्य अन्य ऐसे लोगों ने मिलकर के उनको बचाया, उनकी चिंता की और वो बचे। और ऐसे उस समय के नेतृत्व करने वाले हमारे इस समय भी कई कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इमरजेंसी को प्रत्यक्ष देखा है और झेला है। मैंने क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं से सुना है कि इमरजेंसी का काल कैसा था, किस प्रकार की स्थिति थी। तो कई बार कहते हैं ना, गांव में एक कहावत चलती है कि कोई लेखपाल कानूनी पटवारी जाते हैं खेत को नापने के लिए, तो कई बार पूछते हैं अच्छा आपकी खेत की जोतबई क्या है, तो कई बार कह देते गांव में जिनकी दबंगई चलती है तो वो कह देते हैं अरे जोतन बही कांग्रेस कहे वही सही। मारे कोई जोत बही की लिखा पढ़ी की कानून की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस कह रही है ना वही सही है। ऐसा कांग्रेस के इंदिरा गांधी जी के शासन काल में था, इस प्रकार की उनकी मानसिकता थी। ऐसा उन्होंने विषम परिस्थितियां देश के सामने पैदा की। कैसी घटना है, एक दक्षिण के अपने कार्यकर्ता सुरेश केलकर और विद्यार्थी परिषद के बहुत अच्छे कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ता को इसीलिए पकड़ने का प्रयास किया, वो बेचारे हाथ नहीं आए। एक बार हाथ आ भी गए तो क्या किया, उनके पैर और हाथ को पकड़ करके नीचे गया जैसे कपड़े इतना मारा गया और मारते मारते
और उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कौन कहाँ है, कैसे हैं, क्या है कार्यकर्ता। वो पूछते थे ये संगठन का काम करने वाले कौन हैं, ये प्रचार करने वाले कौन हैं, प्रचारक कहाँ रहते हैं, ये अंडरग्राउंड वर्किंग करने वाले कौन कौन लोग हैं। देखिए सुरेश ने कोई केलकर जी ने कोई बात किसी को नहीं बताई। अंत में दरोगा को लगा ये बताएगा नहीं तो बहुत पिटाई होगी, पिटने के बाद भी उन्होंने बताया नहीं। और ऐसा जब निचोड़ दिया गया तो मुंह से भी खून निकल गया, नाक से भी निकल गया और मल भी निकल गया, पेशाब निकल गया, अब तो ये मर गया और जमीन पर पड़े रहे। थोड़ी देर बाद फिर उस दरोगा ने पूछा क्यों, क्या अभी जिंदा है? और वो उसके बाद भी कहते हैं दरोगा से कि और पूछेगा, तेरे बाप की भी हिम्मत नहीं है जो मुझसे पूछ के दिखा दे कि कौन कहाँ रहता है, कहाँ है। ये मन के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का भाव ऐसा था, देश के प्रति, समाज के प्रति, लेकिन समाज के काम करने वालों को न बताना, पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहना। एक कार्यकर्ता ध्यान में आते हैं किशोरी श्याम जी, मथुरा के, बाद में विधायक रहे। उनको इतनी मार मारते थे और पूछते थे बताओ ये कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने की हिम्मत, इस प्रकार का संगठन का काम करने वाले लोग ये कहाँ रहते हैं, उनके नाम पूछते थे, मार लगाते थे और बड़े अच्छे मजबूत थे। जब उनकी पिटाई होती थी तो ऐसा मथुरा के लोगों का कहना है, जब उनके ऊपर जब लाठी पड़ती थी या कोड़े की मार लगती थी, जितनी मार लगती थी और तेजी से भारत माता की जय बोलते थे। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कोई कमजोरी है तो उसे लोगों के सामने बता दिया जाए कि वो व्यक्ति वहां छिपे हैं, ये यहाँ छिपे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्र का काम करना, समाज का काम करना, यही देशभक्ति थी। इसके कारण से कहीं भी झुकने की स्थिति नहीं। एक कार्यकर्ता अपने ध्यान में आते हैं, माने विश्व बंधु करके वृंदावन के कार्यकर्ता, वो अपने संगठन के अंदर काम कर रहे थे प्रचारक के रूप में। उनको बहुत मारा गया, तो इतनी पिटाई करने के बाद माने बिल्कुल ऐसा उनकी रीढ़ की हड्डी आज भी दर्द होता है, बेचारे बहुत कठिनाइयों में रहते हैं। लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से किसी का बताया नहीं कि कौन संगठन का काम कार्यकर्ता कहाँ कर रहा है, कैसा झेला। एक कार्यकर्ता है अपने विद्यार्थी परिषद में रहे, वीरेंद्र अटल, बरेली के कार्यकर्ता हैं। वो वीरेंद्र अटल जी को पुलिस पकड़ने के लिए पीछे पड़ी है, लग रही है, माने कैसा शासन है। और उनको पकड़ने के लिए प्रशासन पूरा लगा है, दम लगा करके। और उन्होंने अपने द्वारा ही घटना सुनाई। मैंने कहा भाई कैसे कैसे बचते थे, क्या क्या करते थे, आपको डर नहीं लगता था कि पुलिस आ रही है, मारेगी, करेगी? बोले कोई डर नहीं, लगते थे, काम करते थे। एक बार तो उन्होंने बताया कि वहां के राजवीर जी हमारे एक सांसद रहे हैं, तो उनकी श्रीमती जी भी संघ के प्रचारकों के कार्यकर्ताओं की चिंता करती। लेकिन एक दिन वही वीरेंद्र अटल जी को पुलिस पीछे पकड़ने के लिए आ रही है और जाते ही उनके घर में छुप गए। लेकिन पुलिस आगे और घर में जाएगी तो वो राजवीर सिंह की पत्नी बहुत तगड़ी थी, दरवाजे पर अपने पर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा वैसा करो मेरी टांगों के बीच में छुप जाइए। माने उन्होंने अपनी टांगों के बीच में उसे छुपा लिया, वो दुबले पतले थे। अब पुलिस आया, देखे, बोले कहाँ है? बोले जाके देख लीजिए। अब घर में देखा वो कहीं नहीं। अब वो कहेंगे वीरेंद्र नाम का व्यक्ति इसके अंदर आया है घर में, लेकिन वो तो उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर टांगों के बीच में बिठाया हुआ था। मैंने वीरेंद्र अटल से पूछा मेरे की इतनी इस प्रकार तक की स्थिति आई और आपने फिर भी माने संगठन के इस काम से मुख नहीं मोड़ा? बोले नहीं, काम करना। बाद में वीरेंद्र अटल जी पकड़े गए। कितना टॉर्चर किया इस कांग्रेस सरकार ने, माने इंदिरा गांधी जी के शासन ने कितना प्रताड़ित किया, कितनी लोकतंत्र की हत्या की। उस वीरेंद्र अटल जी के नाखून प्लास से खींचे गए। प्लास से खींचने के बाद भी उस व्यक्ति ने बिल्कुल इधर से उधर भटकने की स्थिति नहीं की। नहीं, वही फिर भी भारत माता की जय। हम संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ के साथ खड़े हैं। इसलिए इंदिरा गांधी के शासन को उखाड़ फेंकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार का संकल्प लेके काम करने वाले कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर खड़े रहे, एक बार भी झुके नहीं। कैसी कैसी यातनाएं लोगों ने झेली, उसके बाद भी झुकने की स्थिति नहीं आई और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी काम करने का उन्होंने संकल्प लेकर के ऐसा योजना बनाते हुए करते रहे। कैसा काल था, किस प्रकार की स्थिति थी, आपको